हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है वर्क टाइम चैनल पे। चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स और आज हम करने वाले हैं पिछला लेक्चर जो था हमारा प्रोटीन कुछ इंट्रो पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, और आज हम देखेंगे ज्यूटर आयन और कुछ स्ट्रक्चर्स और प्रोटीन के बारे में कुछ क्लासिफिकेशन भी देखेंगे इसमें। और जो अगला लेक्चर आएगा वो हमारा कंप्लीट प्रोटीन हो जाए, वहाँ पे कंप्लीट कर देंगे हम प्रोटीन को। ठीक है, आज देखेंगे ज्यूटर आयन के बारे में। तो क्या है ज्यूटर आयन? एक्चुअली एमिनो एसिड आर यूजली कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एमिनो एसिड कैसा आता है? यूजली कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सॉलिड देखा जाए तो दो तरह का होता है, एक होता है एमॉर्फस और दूसरा होता है आपका क्रिस्टलाइन। तो जो दूसरा होता है वही है आपका मोस्टली यूजली देखा गया है। तो ठीक है, और कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल। एमिनो एसिड कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल, हाई मेल्टिंग सॉलिड एंड बिहेव लाइक अ साल्ट। ठीक है, तो एमिनो एसिड कैसा बिहेव करता है? बिहेव लाइक अ साल्ट। इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और सॉलिड होते हैं। सॉलिड भी किस तरह के? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, रादर देन सिंपल अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा इसलिए कंपेयर किया गया है कि एमिनो एसिड में हमें पता है कि दो फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं, एक आपके अमीन ग्रुप और दूसरा आपके मिलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये सिंपल एमिनो एसिड ऐसा बिहेव नहीं करता है। ये कैसा बिहेव करता है? मतलब सिंपल अमीन या फिर सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है। ये कैसा बिहेव करता है? एक साल्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, दिस बिहेवियर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड बेसिक एमिन ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। और ऐसा साल्ट लाइक बिहेवियर इस वजह से है क्योंकि इस एमिनो एसिड में आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मिलता है जो कि आपको इसके एसिडिक नेचर को प्रोवाइड करता है, और आपके बेसिक ग्रुप भी मिलता है जो अमीनो ग्रुप को डोनेट करता है। और देखा जाए कि जहाँ एसिड और बेस मिलते हैं, जहाँ हमें पता है कि जहाँ एसिड और प्लस बेस का रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म करता है? साल्ट। ठीक है, तो अमीनो एसिड किस तरह बिहेव करता है? बिहेव लाइक अ साल्ट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबल, यूजली कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमने मतलब अमीनो एसिड की चार प्रॉपर्टीज देखे। ठीक है, कौन कौन से देखें? फिर से यहाँ लिख सकते हैं, यूजुअली लिखेंगे। ठीक है, मतलब मोस्टली नहीं, यूजुअली देखा जाए तो आमतौर पे क्या है? कलरलेस। ठीक है, कलरलेस। फिर क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाई मेल्टिंग पॉइंट और वाटर सॉल्युबल। इन एक्वस सोल्यूशन, यानी जब वो पानी में होता है, एक्वस किसे नोट करते हैं हम? H2 से। यानी इन एक्वस सोल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज प्रोटॉन एंड अमीन ग्रुप कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो H है वो लूज करेगा और NH2 जो अमीन ग्रुप है उस पर जाके वो अटैच करता है। ठीक है, गिविंग राइज टू डाइपोलर आयन नोन एज ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन यानी आप देखें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ से H, देखिए आप नॉर्मल केस ये है। ठीक है, अब एक को सोल्यूशन में यहाँ से H मूव करके आपको यहाँ पे जाता है, यानी H प्लस जाएगा और यहाँ से लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो एक आयन फॉर्म करेगा। एमीन ग्रुप क्या करेगा? NH3 फॉर्म करेगा और कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये कैसा पार्ट है? ये आपका नेगेटिव चार्ज बना रहा है और ये आपका कैसा चार्ज बना रहा है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो वही बोल रहा है, in aqueous solution the carboxylic group can lose proton and amino group can accept proton giving rise to a dipolar ion known as deuter ion। यानी डाइपोलर यानी इसमें दोनों प्रोड होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। पॉजिटिव चार्ज में वो आपके किससे आ रहे हैं? एमिन ग्रुप से, और नेगेटिव चार्ज किससे आ रहे हैं? आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ठीक है, दिस इज ए न्यूट्रल बट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ज्यूटर आयन कैसा है? हमारा न्यूट्रल है। एक और यहाँ पर पट्टी लिख सकते नहीं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ज्यूटर आयन क्या है? एक तरह का न्यूट्रल है, लेकिन इसमें हमें पॉजिटिव चार्ज भी मिलते हैं एंड नेगेटिव चार्ज भी मिलते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये नेगेटिव चार्ज है और ये कैसा? पॉजिटिव चार्ज है। बट ओवरऑल ज्यूटर आयन क्या है? हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। in ज्यूटर आयनिक फॉर्म एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। अब बोल रहा है कि इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म में, इस फॉर्म में जो हमारा एमिनो एसिड है वो कैसा नेचर शो करता है? एम्फोटेरिक बिहेवियर को। कैसा एम्फोटेरिक बिहेवियर को वो शो करता है? इसलिए क्योंकि आपको बोथ एसिड से भी रिएक्ट करेगा और आपके बेस से भी रिएक्ट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अब क्या है एक्सेप्ट ग्लाइसिन? अब आगे देख रहे हैं हम किसके बारे में? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले जो हम जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि ज्यूटर आयन क्या है। आपका ये बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप आपस में हाइड्रोजन आयन के एक्सचेंज करके चार्ज क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये डाइपोलर आयन बनता है। और इस डाइपोलर आयन को, यानी एमिनो एसिड जो डाइपोलर आयन
बनता है उस आयन को हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ज्यूटर आयन क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन ये कंटेन करता है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमारा एमिनो ग्रुप कंटेन करता है एंड नेगेटिव चार्ज हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप कंटेन करता है आफ्टर लूजिंग अ प्रोटॉन। अब बोल रहा है कि अब ज्यूटर आयन क्या होता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर भी शो करता है। क्यों? क्योंकि आपको एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। अगला प्रॉपर्टी है कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अगर हम ग्लाइसिन का बात करें तो देखिए ग्लाइसिन जो यहाँ पे वेरिएबल आर ग्रुप होता है, यहाँ पे वो क्या होता है, एच होता है। ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। बस ग्लाइसिन के अलावा जितने भी नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड है वो क्या है, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे एच लगाएंगे तो आप देखेंगे कार्बन के दो सेम ग्रुप हो जाएंगे। कौन कौन से, एक एच ये हो जाएगा और एक एच ये हो जाएगा, और हमें पता है कि तब ये कायरल सेंटर नहीं बनाएगा, यानी कायरल कार्बन सेंटर नहीं बनाएगा, और कायरल कार्बन जब सेंटर है ही नहीं तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही नहीं। इस वजह से ग्लाइसिन क्या है, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बाकी ऑल भी नेचुरल अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब है कि सिंस द अल्फा कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव नेचर शो करा वो क्यों करेगा? क्योंकि जो हमारा अल्फा कार्बन होगा, ये जो अल्फा कार्बन होगा वो कैसा नेचर शो करेगा, हमारा एसिमेट्रिक होगा। ठीक है, एसिमेट्रिक होगा, इस वजह से क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्योंकि तब हम उस कार्बन को क्या कहते हैं, उस कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन। लेकिन ग्लाइसिन किस में कायरल कार्बन क्यों नहीं बनता है? क्योंकि देखिए अगर हम नॉर्मल यहाँ पे एच अटैच करेंगे, यहाँ पे आर जो हम वेरिएबल ग्रुप अटैच करते हैं, यहाँ पे COH एंड यहाँ पे NH2। अब ग्लाइसिन की केस में क्या होगा, आर को रिप्लेस करेंगे हम एच से, तो जो हमारा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा NH2CH एंड COOH। तब देखिए कि दो एच क्या है, यहाँ पे दो ग्रुप सेम मिल जा रहे हैं, तो इस वजह से क्या बनेगा, एसिमेट्रिक नहीं फॉर्म करेगा और ग्लाइसिन हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म करेगा। ठीक है, अब बोला कि एग्जिस्ट इन बोथ डी एंड एल फॉर्म। जो हमारा एमिनो एसिड है वो हमारे डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट करता है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड है एल कन्फिग्रेशन। अब जो जितने भी हमारे मोस्ट नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखे थे, जो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड है वो कैसे हैं, हमारे एल कन्फिग्रेशन शो करते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के केस में तो वहाँ पे एल और डी का जो कैपिटल एन कैपिटल डी का जो कन्फिग्रेशन था वो किस सेंस में था, लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे OH का पोजीशन के बेसिस पे हम बता रहे थे कि वो डी ग्लूकोज होगा या फिर एल ग्लूकोज होगा। लेकिन वही हम बात कर रहे हैं एमिनो एसिड के केस में, जो एल और डी होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एमिनो ग्रुप के। क्या वो एमिनो ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड है या फिर राइट हैंड साइड है? अगर वो लेफ्ट हैंड साइड होगा तो कैसा होगा, एल एमिनो एसिड। अगर राइट हैंड साइड होगा तो कैसा होगा, वो डी एमिनो एसिड। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड है एमिनो एसिड तो कैसा हो जाएगा, एल एमिनो एसिड। तो वही बोला कि मोस्ट नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड है एल कन्फिग्रेशन, और एल कन्फिग्रेशन जो रिप्रेजेंट किया जाता है NH ग्रुप को, NH2 ग्रुप को किस साइड लिखकर, लेफ्ट हैंड साइड को लिखकर। ठीक है, आइए हम कुछ कंपेयर करते हैं ज्यूटर आयन के एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में। तो ज्यूटर आयन एक्ट एज एसिडिक मीडियम में यानी लो पीएच में कैसा, बेस की तरह, प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह। क्यों? क्योंकि एसिडिक आयन में ये हमारा नेगेटिव चार्ज ये वाला प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज हमारा क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है इस वजह से। और तब हमारा फिर बोला कि फंक्शनल ग्रुप एट दैट रिएक्ट, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा एसिडिक मीडियम में, तो हमारा करेगा कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ठीक है, नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों नेट चार्ज पॉजिटिव होगा? क्योंकि यहाँ का जो प्लस चार्ज है वो आपके एमिनो ग्रुप पे अटैच हो गया है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर H का अटैच करवा देंगे क्योंकि प्रोटीन एक्सेप्ट कर रहा है, तभी भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज तो बचा हुआ है। यहाँ पे ये H तो कहीं और से आ रहा है ना, तब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ, तो कैसा ये नेट अमीनो जो ज्यूटर आयन एसिडिक मीडियम में कैसा फॉर्म करेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बोला कि इलेक्ट्रोफोरेसिस माइग्रेशन टुवर्ड द कैथोड, नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा बोला कि इलेक्ट्रोफोरेसिस माइग्रेशन है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो किस साइड में मूव करेगा, क्योंकि हमारा एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव चार्ज है। कैसा, एसिडिक मीडियम में हमारा कैसा, पॉजिटिव चार्ज में, और पॉजिटिव चार्ज किधर अटैक करेगा, नेगेटिव की ओर। ठीक है, किधर, नेगेटिव की ओर। तो वो नेगेटिव का को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव रॉड को कैथोड बोलते हैं। ठीक है, और आयन को क्या बोलते हैं हम, एनायन। ठीक है, तो हम देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज वो क्यों करता है, क्योंकि जो H ग्रुप है वो यहाँ से आपको आपके एमिन ग्रुप पे चला जाता है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अभी माइनस चार्ज H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, लो पीएच पे। और अगर हम बात करें बेसिक मीडियम में, तो जो हमारा ज्यूटर आयन एक्ट एज अ एसिड। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर होगा। बेसिक मीडियम में हाई पीएच में ये प्रोटॉन डोनर होगा, क्योंकि तब तो ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो होगा, यहाँ पे H तो होगा ही, और फिर यहाँ से क्या होगा, एक H
क्या करेगा, यहाँ से लूज कर देगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा, वो कौन सा रिएक्ट करेगा, NH3+। नेट चार्ज क्या होगा, निगेटिव। नेट चार्ज क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज तो होगा, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, यहाँ से जब H+ निकलेगा तो यहाँ पे न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तभी क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो NH3+ से अगर हम H+ को निकालते हैं तभी क्या बनेगा, NH2 तो बन गया, लेकिन क्या है, कार्बोक्सिलिक आयन पे यहाँ पे तो अभी भी तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई H एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, H को डोनेट कर रहा है। हमें पता है कि जो H को डोनेट करता है वैसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे जो कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर रहा है, NH3+। नेट चार्ज क्या होगा, निगेटिव चार्ज। क्या होगा, नेट चार्ज निगेटिव चार्ज, और तब ये आयन की साइड मूव करेंगे टुवर्ड द एनोड, यानी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव डॉट की तरफ, क्योंकि नेट चार्ज तो उसके पास निगेटिव है और निगेटिव ही पॉजिटिव के पास जाएगा आयनिक माइग्रेशन में। तो ठीक है, तो हमने देखा कि ज्यूटर आयन का कंपैरिजन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कैसे हो रहा है, ठीक है। कब वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, उन कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैक मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, नेट चार्ज क्या होगा और उनका इलेक्ट्रोफोरेसिस माइग्रेशन क्या है, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन का क्या फंक्शन है, देखा जाए तो 4 फंक्शन दिया हुआ है और भी फंक्शन हमारे टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। कुछ एग्जांपल के साथ देखें तो पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि अगर हम बात करें, जब हमने सेल चैप्टर देखा होगा तो हमने देखा था ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और एक्सटर्नल और इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि हमारा आयनिक मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे। तो वही बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होगा वो किसका हेल्प करेंगे, न्यूट्रिएंट का पास करने में या फिर ट्रांसपोर्ट करने में। फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, अब हम इन्फेक्शन एजेंट को फाइट करने में भी हेल्प करते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें बीटा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, ये सब जितने भी प्रोटीन, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम में पाए जाते हैं और ये इन्फेक्शन से बचाते हैं हमें। थर्ड क्या है, हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, ये सब भी प्रोटीन से बने होते हैं। इंजाइम्स वगैरह भी हमारे प्रोटीन से ही बने होते हैं, ठीक है। अब इंजाइम आपका क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आता है, वो आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल जब हेमोग्लोबिन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो 4 फंक्शन है, एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, हार्मोन और इंजाइम, ठीक है। ये 4 याद रखेंगे। और देखिए टेबल में क्या है, सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन, कुछ प्रोटीन और उनके फंक्शन। अगर हम बात करें प्रोटीन कोलेजन, तो कोलेजन क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। तो अभी कोलेजन क्या है, इंटरसेलुलर, ठीक है, इंटर नॉट, इट्स इंटरसेलुलर, 2 सेल के बीच में यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस है, क्या है आपका, कोलेजन, कोलेजन, ठीक है, नॉट अ कोलिजन, इट्स अ कोलेजन। और ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन क्या है, एक तरह का एग्जाम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रिप्सिन क्या है, एक एग्जाम पे लिख सकते हैं ट्रिप्सिन, ठीक है। एंड इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन का जो काम कर रहा था वो कौन सा था, इंसुलिन, इंसुलिन। फाइट इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा, एंटीबॉडीज। यहाँ पे हम क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और सेंसर रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट एक्सेट्रा। तो कुछ सेंसरी रिसेप्टर में काम करते हैं, जैसे आपको रिसेप्टर बन के, प्रोटीन जो हमारे रिसेप्टर बन के काम करता है वो हमारे सेंसरी में हेल्प करते हैं। फिर इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। अब जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी सेल में, यहाँ सेल है, ठीक है। अब इसमें आपको ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना है तो किसके थ्रू जाएगा, ये आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन होंगे जो कि आपको ग्लूकोज का ट्रांसफर कराएंगे हमारे सेल में। तो वही बोला कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का न्यूट्रिएंट का नाम पे हम क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, इस टेबल की हेल्प से। और वो किसके वजह से हेल्प करेगा, वो कौन सा प्रोटीन होगा, हमारा GLUT4, ठीक है। तो कुछ हम याद रखेंगे, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, कोलेजन, एंजाइम, ट्रिप्सिन, हार्मोन, इंसुलिन, एंटीबॉडी, रिसेप्टर की तरह भी काम करेंगे। एंड GLUT4 जो कि हमारा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है, किसमें, सेल में। तो ये जो फंक्शन हमें 4 देखा है, यहाँ के एग्जाम्पल हम इस टेबल से लिख सकते हैं और हमें याद रखना है इस टेबल को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ डब्बा में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कोलेजन। कोलेजन एक तरह का क्या था, हमारा इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। तो जो एनिमल वर्ल्ड में, या फिर बात करें जियोलॉजिकल वर्ल्ड में, जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है वो कौन सा है, कोलेजन है। फिर बात करें राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेट, ऑक्सीनेज यानी रुबिस्को, ये भी एक तरह का एंजाइम है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इंक्लूड आपके बोथ किसका, एनिमल वर्ल्ड एंड
प्लांट वर्ल्ड, ठीक है। तो बोथ एनिमल प्लांट वर्ल्ड कंबाइन कर सकते हैं बायोस्फीयर में। इसमें आपका और भी आ सकते हैं बायोस्फीयर में, आपको तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकता है, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, ये सब, ठीक है। तो कंबाइन हम कह सकते हैं बायोस्फीयर में, ठीक है। बायो एस्फीयर में जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, वो कौन सा है आपका, रूबिस्को है, रूबिस्को, ठीक है। वही अगर हम बात करें एनिमल वर्ल्ड में तो वो कौन सा है आपका, कोलेजन है, ठीक है। कोलेजन एक तरह क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में देखते हैं, ठीक है। कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर आज हम देखते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, और हम कल डिटेल इसके यानी अगला जो लेक्चर रहेगा हम डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड। अब हम प्रोटीन को हेट्रोपॉलीमर्स क्यों कहते हैं कि जो एमिनो एसिड यानी हम बात करें एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड आपको कंबाइन करके फॉर्म करते हैं क्या, प्रोटीन। तो डिफरेंट एमिनो एसिड है तो हम कहते हैं हेट्रोपॉलीमर्स है, ठीक है। स्ट्रिंग यानी मान के चलिए एक तरह का ये धागा है और इस पे आपके कुछ मोती की तरह लिपटा हुआ है, ठीक है, एमिनो एसिड, और ये जो बॉन्ड क्रिएट कर रहा है वो किसके थ्रू बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब जो हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हम बात करें वो मायने अलग अलग रखता है, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या हम शेप के बेसिस पे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, या फिर हम उसके बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर पे उसके मॉलिक्यूल को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल को, हमारा स्ट्रक्चर भी डिफरेंट कर जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रिफर्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर होता है हम उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम डिनोट करते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, ठीक है, एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल व्यू होता है, रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज बेंजीन, नफ्थलीन। अगर हम बेंजीन का बात करें ये है, तो बेंजीन एक तरह से हमारा क्या है, हमारा 2D फार्मूला है, ठीक है। क्योंकि 2D फार्मूला है क्यों, क्योंकि हम आप देखें तो यहाँ पे हम रिएक्शन करा सकते हैं ऊपर नीचे, जैसे हम नोट करते हैं ना, कहाँ H है कहाँ पे H नहीं, इस तरह। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हमारा 2 डायमेंशनल फार्मूला है। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे लिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो डिनोट करता है, हम उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। फिजिसिस्ट के लिए कंजर द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो हमारे फिजिसिस्ट है उनके लिए जो स्ट्रक्चर का मायने रखता है वो 3D में किस तरह मॉडल करता है, ठीक है। और बायोलॉजिस्ट के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि 4th लेवल पे होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिनोट करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर हमारे 2D फार्मूला को डिनोट करता है, फिजिस्ट के लिए 3D, और बायोलॉजिस्ट के लिए हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर एक तरह क्या है, 4D फार्मूला, या फिर हम कह सकते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑफ स्ट्रक्चर या फिर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज द सेकंड वन एंड विच इज द सेकंड एंड द सो ऑन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर का बात करें, हमें कुछ एग्जांपल दिया, एक लाइन दिया जस्ट सिंपल कि ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है कि ये पहला अमीनो एसिड है, अगर मान लीजिए पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये आपका क्या है तीसरा अमीनो एसिड, और ये आपका क्या है चौथा अमीनो एसिड, ठीक है। तो इस अमीनो एसिड है वो किस तरह अरेंज है एक स्ट्रिंग पे, एक थ्रेड पे, तो वो हमारे क्या डिनोट करता है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि थ्रेड पे आप एक बीट्स लगा दो मोती का माला, और जो मोती का माला क्या हो वो डिफरेंट अमीनो एसिड हो, ठीक है नहीं हेट्रोपॉलीमर्स हो, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा वो हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कनेक्टेड टू द ईच अदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। हमें पता है कि जो प्रोटीन है, यानी अगर हम इंट्रो पार्ट देखें तो अल्फा अमीनो एसिड है, क्योंकि COOH के कंपेरिजन में जो पहला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे जो हमारा NH2 ग्रुप, H ग्रुप और R ग्रुप जो अटैच करता है तो अल्फा कार्बन पे अटैच करता है। तो प्रोटीन क्या है, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, यानी अल्फा अमीनो एसिड डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड हमारा क्या है, CO, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, CO
NH। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज एंड अमाइड फॉर्म। जो पेप्टाइड लिंकेज है वो केमिकली क्या है, अमाइड फॉर्म्ड है, ठीक है, अमाइड फॉर्म्ड है। आप अगर बात करें, हम आगे हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से डिफाइन करेंगे। फॉर्म बिटवीन COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। अगर देखिए ये आपका हम बात करें, अगर पहला अमीनो एसिड है, ठीक है, एल अमीनो एसिड, ये क्या है आपका दूसरा एल अमीनो एसिड है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपका अगर देखेंगे तो ये ग्लाइसिन है आपका, ठीक है, और ये आपका वेलिन है, ठीक है। तो देखिए COH से और NH2 से क्या है, एक OH और यहाँ से एक H रिएक्ट करता है और वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा है। जो बॉन्ड फॉर्म करा है वो आपका COONH बॉन्ड फॉर्म करा है। तो यही जो बॉन्ड है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसे ही हो हमारा क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज अमाइड फॉर्म बिटवीन द COH ग्रुप ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं पहला अमीनो एसिड एंड NH2 ग्रुप ऑफ द सेकेंड अमीनो एसिड। क्योंकि देखिए ये पहला अमीनो एसिड ये है, तो दूसरा कौन सा होगा, ये। तो दूसरा ग्रुप एसिड के अमीनो एसिड के NH2 और पहला अमीनो एसिड का COH से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा और जो बॉन्ड फॉर्म करेगा COONH, उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड CONH, ठीक है। देखा जाए तो CONH वैसे हम कहते हैं अमाइड बॉन्ड, ठीक है। और डाइपेप्टाइड बिकॉज दिस मेड ऑफ 2 मॉलिक्यूल। अभी जो एक बॉन्ड फॉर्म किया है इसे हम कहेंगे डाइपेप्टाइड, क्योंकि ये 2 प्रोटीन यानी 2 अमीनो एसिड से बना हुआ है। एक अमीनो एसिड ये और दूसरा अमीनो एसिड ये, ठीक है। तो डाइपेप्टाइड क्योंकि 2 अमीनो एसिड को कंबाइन किया है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन कंबाइन विद 1 अमीनो एसिड ऑफ एलेनिन, सॉरी ये एलेनिन का है, सॉरी ये क्या है, एलेनिन स्ट्रक्चर है। एलेनिन स्ट्रक्चर का जो R वेरिएबल ग्रुप कौन सा है, CH3, और ग्लाइसिन का जो R वेरिएबल ग्रुप कौन सा है, वो है H, ठीक है। तो ये बोला कि फॉर एग्जांपल अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड का एग्जांपल देखें तो वे ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन कंबाइन विद अमीनो ग्रुप ऑफ एलिन, फॉर एग्जांपल डाइपेप्टाइड ग्लाइसिल एलेनिन बॉन्ड का फॉर्म करेगा, ठीक है। ये जो अमीनो एसिड बनेगा या फिर जो पेप्टाइड बनेगा डाइपेप्टाइड, इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइसिल एलेनिन, क्योंकि पहला ग्लाइसिन और दूसरा अमीनो एसिड एलेनिन है, ठीक है। इफ अ थर्ड अमीनो एसिड इज कंबाइंड टू अ पेप्टाइड बॉन्ड देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्राइपेप्टाइड। अगर 3 अमीनो एसिड बनेगा तो बनेगा ट्राइपेप्टाइड, और ट्राइपेप्टाइड कंटेन 3 अमीनो एसिड लिंक बाय अ 2 पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर दो अमीनो एसिड होगा, 2 अमीनो एसिड होगा, तो एक क्या बनाएगा आपका पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि 5 अमीनो एसिड है तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज कितना होगा, तो 5 - 1 यानी 4, हम एक माइनस कर the 4. Similarly, when a 4, 5 or 6 amino acids are linked, the respective product are known as tetrapeptide है, pentapeptide and a hexapeptide. Hexapeptide का मतलब यहाँ पे 6 amino acid है, यहाँ पे tetrapeptide यानी 4 amino acid है, pentapeptide यानी 5 amino acid है, और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, 3, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 4. When the number of such amino acids is more than 10, then the product is called polypeptide. अब जो अमीनो एसिड का जो अमीनो एसिड है वो आपको एक्सीड कर जाएगा कितना, 10 से, कितने 10 अमीनो एसिड से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस हम स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे, जिसमें माना 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अब 10 से ज़्यादा हो गया, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड हो गया, ठीक है। द प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा, अब इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड हैव मोलिकुलर फार्मूला हायर देन 10,000 U इज कॉल्ड प्रोटीन। अब प्रोटीन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या होगा, कैसे हम प्रोटीन बताएंगे कि वो प्रोटीन है, तो वैसा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। दो कंडीशन है, वैसा पॉलीपेप्टाइड जिसका अमीनो एसिड कितना होना चाहिए, 100 से ज़्यादा होना चाहिए, और उसका मोलिकुलर वेट कितना होना चाहिए, 10,000 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अब पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड हैविंग अ मोलिकुलर मास हायर देन 10,000 atomic mass unit is called protein. However, distinction between the polypeptide and the protein is not very sharp. वैसे हम कहने का तो कह रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड क्या है कि मोर देन 10 अमीनो एसिड, और प्रोटीन क्या है कि 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड होना चाहिए, और उनके जो मोलिकुलर वेट होना चाहिए वो हायर होना चाहिए था, कितने, 10,000 से। बट वैसा कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है कि क्या वो 10, अगर मान के चलते कि 50 अमीनो एसिड है तो क्या 50 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड फॉर्म कर रहा है या फिर प्रोटीन ही है, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन उसे नहीं बता सकते हैं, हम शार्पली उसे नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि क्या वो सच में पॉलीपेप्टाइड है या सच में वो प्रोटीन है, ठीक है।
बस कहने का तो ये जनरल डेफिनेशन है पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन को डिफाइन करने के लिए, फिर पहचानने के लिए, बट ये हम श्योर नहीं होते हैं इसमें, हमसे हम श्योर नहीं होते हैं कि वो क्या हो, सच में प्रोटीन होगा या फिर सच में पॉलीपेप्टाइड होगा। बट कोई हमसे पूछता है कि पॉलीपेप्टाइड क्या है, तो हम कहेंगे कि 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड का अगर लिंकेज बना हुआ है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बना हुआ है, फिर स्ट्रिंग बना हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड है। वही अगर 10,000 एटॉमिक मास यूनिट होना चाहिए उससे ज़्यादा और 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड का लिंकेज होगा तो हम उसे प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड विद फ्यूअर अमीनो एसिड आर लाइकली टू बी कॉल्ड अ प्रोटीन्स। अब बोला कि पॉलीपेप्टाइड विद फ्यूअर अमीनो एसिड, कुछ छोटे अमीनो एसिड आर लाइकली टू कॉल्ड प्रोटीन इफ दे आर ऑर्डिनरी हैव अ वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। देखिए वही बोल रहा है कि जो हम डिस्टिंक्शन तो नहीं कर पा रहे थे ना कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या है, लेकिन वही अगर वह इसका एग्जांपल दे रहा है कि अगर पॉलीपेप्टाइड जिसके पास छोटा कम अमीनो एसिड हो, लेकिन 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 आप ध्यान दें, पॉलीपेप्टाइड जिसके पास कम अमीनो एसिड हो फिर भी अगर उनके पास वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन होगा, स्ट्रक्चर्स होंगे, तब हम उस पॉलीपेप्टाइड को क्या कहेंगे, प्रोटीन कह सकते हैं, ठीक है। बस देखा जाए तो प्रोटीन कहने के लिए हमें क्या चाहिए था, 10,000 एटॉमिक वेट होना चाहिए था, उससे ज़्यादा होना चाहिए था, और 100 अमीनो एसिड ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर 100 अमीनो एसिड ज़्यादा भी नहीं है, कम अमीनो एसिड से बना हुआ है, लेकिन जितना भी कम अमीनो एसिड से बना हुआ है, अगर उनके पास वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन है तब हम उसे प्रोटीन कह सकते हैं। जैसे एक इंसुलिन है, एक तरह का हमारा क्या है, प्रोटीन है, और वो कितने अमीनो एसिड से बना हुआ है, 51 अमीनो एसिड से बना हुआ है। लेकिन इसे हम पॉलीपेप्टाइड की जगह पेप्टाइड की जगह हम इसे प्रोटीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका होगा वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन होगा, क्या होगा, कन्फर्मेशन होगा, ठीक है। तो हम प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या हम डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज क्या है वो हमने देखा, ठीक है। तो अब हम बता सकते हैं ना कब पेप्टाइड है कब पेप्टाइड नहीं है। अगर कम अमीनो एसिड विथ वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन शेप होगा तो हम इसे कह सकते हैं कि वो प्रोटीन है। अब अगला देखते हैं, प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर शेप। अब मोलिकुलर शेप के बेसिस पे, ठीक है, मोलिकुलर शेप के बेसिस पे हम प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, फाइब्रस प्रोटीन एंड द सेकंड वन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या है, व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल। अब पॉलीपेप्टाइड का चेन एक है, स्ट्रिंग यहाँ पे समझ यहाँ पे ऐसे ऐसे अरेंज है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, फाइब्रस, क्या कहेंगे, फाइब्रस, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सल्फाइड बॉन्ड। अभी जैसे यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड दूसरे पॉलीपेप्टाइड से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर सल्फर बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है। जैसे एक पेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है या फिर सल्फर बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। तो ये जो है इसके थोड़ा अटैच्ड हो गए इनके पॉलीपेप्टाइड, वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, यानी 2 सल्फर, ठीक है, 2 सल्फर यानी डाइसल्फाइड यानी 2 सल्फर, देन द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। तो कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, फाइबर, जनरली इट्स इनसॉल्युबल इन वाटर। जो फाइबरस प्रोटीन होगा वो कैसे होंगे, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। इसको एग्जांपल देखिए, केरेट कहाँ मिलता है, आपके हेयर में मिलता है, वूल सिल्क में मिलता है, एंड द सेकंड वन इज मायोसिन, ठीक है। मायोसिन एंड केराटिन क्या है, एक तरह का फाइबरस प्रोटीन है जो कि कैसे बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड जो आपस में पैरेलली एक दूसरे रन कर रहे होते हैं, और वो जो होते हैं हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड 2 सल्फर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, और जनरली क्या आते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अब सेकेंड जो है वो क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ये तो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन इस तरह। द स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। अब जैसे पॉलीपेप्टाइड की चेन है, एक तो हम इसे 2 पार्ट में 2 चीज़ में अरेंज करने के लिए बोल रहा था। जैसे एक पॉलीपेप्टाइड के ऐसे आपको हम 4-5 थ्रेड दिए, आप इसको 2 चीज़ में अरेंज कर सकते। पहला अब सबको एक लाइन से करेंगे, फिर यहाँ से आपको हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच कर देंगे, या फिर दूसरे से गोल गोल घुमा देंगे, ठीक है, इस चीज़ को। तो जो इस चीज़ बनेगा ये बनेगा आपका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये क्या बनेगा आपका फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन आपका मायोसिन एंड केराटिन हुआ, और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होगा आपका इंसुलिन एंड एल्बुमिन, ठीक है। ये क्या है आपका स्फेरिकल शेप में होगा और सॉल्युबल इन वाटर होगा, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे अगला नेक्स्ट लेक्चर में 4 स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हमारा प्रोटीन खत्म हो जाएगा। आई होप आपको आज का
लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने आज मॉलिक्यूलर बेसिस पे दो प्रोटीन को डिवाइड कर रहे थे, प्रोटीन के दो पार्ट्स को। इस वाले में हमने देखा कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह फॉर्म करता है, किस तरह डाइपेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, ये सब पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करता है। फिर हमने प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड में डिफरेंसेस देखा, किस बेसिस पे हम इसे बता सकते हैं, या फिर अगर छोटे कम अमीनो एसिड का भी होगा, पॉलीपेप्टाइड होगा, तो हम प्रोटीन कब कह सकते हैं, ये भी हमने जाना। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में देखा, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कौन कैसा देख रहे हैं रिलेटिव टर्म्स में, क्या वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसा दिखता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट देखता है तब कैसा दिखता है, फिजिसिस्ट और या फिर बायोलॉजिस्ट जब उस चीज़ को देखता है तो कैसे कैसे लोग देख रहे हैं, ठीक है। फिर हमने फंक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में देखा, चारों फंक्शन एंड टेबल्स के बारे में हमने देखा। टेबल्स में हमारी सारी इंपॉर्टेंट टेबल्स है, इस टेबल को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। एंड फिर हमने ये तो पिछला लेक्चर था, फिर हमने ज्यूट्राइन के बारे में यहीं से शुरुआत किया था, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप ख्याल रखिए अपना एंड स्टे मोटिवेटेड।